एनसीईआरटी किताबों के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आज हम आपको करवाने वाले हैं, जो कि आपके सीटेट एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सीधा बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों में आपका डिवाइड किया गया है, जो कि इस प्रकार से हैं। पॉइंट नंबर 1 है आपका परिवार एवं मित्र। पॉइंट नंबर 2 है आपका भोजन। पॉइंट नंबर 3 है आपका पानी। पॉइंट नंबर 4 है आवास। पॉइंट नंबर 5 है यात्रा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 6, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। अब हम बात करते हैं मधुमक्खी पालन की। तो बिहार के मुजफ्फरपुर का बोचाहा गांव, इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत अधिक पाए जाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी के अंडे देने का सही समय माना जाता है और यही मधुमक्खी पालन शुरू करने का भी अच्छा समय माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। मधुमक्खी के हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो कि अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी होती हैं और छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियाँ भी होती हैं। यह दिन भर काम करती रहती हैं और शहद के लिए फूलों का रस भी यही ढूंढती हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। जब मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच यानी डांस करती हैं। उससे दूसरी मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है। नेक्स्ट पॉइंट है वह रस से शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है और बच्चे पालने का काम भी इन्हीं का होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मधुमक्खी पालन में बक्से का प्रयोग किया जाता है। इस बक्से में चीनी का मीठा घोल डाला जाता है। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करती। मधुमक्खी के डंक में फार्मिक एसिड होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं चींटियों के बारे में। तो चींटियां मिलजुल कर रहती हैं और चींटियों का काम आपस में बटा हुआ होता है। रानी चींटी अंडे देती है। सिपाही चींटियां बिल का ध्यान रखती हैं। काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं और चींटियां चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता आसानी से मिल जाता है। और नोट है आपका, ये नोट लगा हुआ है, इसमें लिखा है दीमक और ततैये भी समूह में रहते हैं। यानी जो दीमक है और ततैया वो आपका ग्रुप बना करके रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अब हम बात करते हैं रेशम का कीड़ा। तो रेशम का कीड़ा अपनी मादा को इसकी गंध से कई किलोमीटर दूरी से ही पहचान लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मच्छर के बारे में। तो मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवों की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। मच्छर पानी में अंडे देते हैं। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बीमारी मच्छरों के द्वारा फैलती है। रुके हुए पानी में या इकट्ठा हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं, इसीलिए मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में तेल डालना उचित आसान होता है। इससे पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है, जिससे मच्छर का लार्वा पानी में ही मर जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं कुत्ते के बारे में। तो कुत्तों की गलियों में अपनी जगह बटी हुई होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आ गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं चूहे के बारे में। तो चूहों की देखने की क्षमता बहुत कम होती है, लेकिन इनके सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट अब हम बात करते हैं उल्लू के बारे में। तो उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकते हैं। मैना, तो मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है चील, बाज और गिद्ध। चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना अधिक दूरी तक देख पाते हैं। चील की पूंछ खांचे वाली होती है और गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर जगह को साफ कर देता है और आकाश में ऊंचाई पर ये उड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट अब हम बात करते हैं कलचिड़ी या इंडियन रोबिन पंछी के बारे में। तो
कल चिड़िया जो होती है वो पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। इनके घोंसले में पौधे की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई ये सब बिछा हुआ होता है और यह छोटे-छोटे कीड़े-मकोड़े खाती है। इनकी चोंच अंदर से लाल होती है। नेक्स्ट पॉइंट अब हम बात करते हैं कौवा के बारे में। तो कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की टहनियाँ जैसी चीज़ें भी होती हैं। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कौवा अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं फाख्ता पंछी के बारे में। तो फाख्ता कैक्टस कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट है गौरैया। गौरैया अलमारी के ऊपर आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट है बसंत गौरी। बसंत गौरी यह गर्मियों में टुक टुक करती रहती है, पेड़ के तने में गहरा छेद बना करके उसमें अंडे रखती है। नेक्स्ट पॉइंट है कबूतर के बारे में। तो कबूतर पुराने मकान या खंडर में अपना घोंसला बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दर्जन चिड़िया। तो दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसमें से एक थैली सी बना लेती है और उसमें अंडे देती है। शक्कर खोरा। शक्कर खोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। इसका घोंसला बाल, मकड़ी के जाले, पतली टहनियाँ, बारीक घास और सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चीथड़ों से ये अपना घोंसले का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नर बीवर पंछी। तो नर बीवर पंछी अपने घोंसले बनाते हैं। मादा बीवर पंछी उन सभी घोंसलों को देखती है, फिर उनमें से जो घोंसला सबसे ज़्यादा पसंद आता है उसमें ही वह अंडे देती है। यानी ये अपने घोंसले का निर्माण नहीं करती मादा बीवर पंछी। नेक्स्ट पॉइंट है पंछी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वह घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। घोंसला छोड़कर पंछी अलग अलग जगह चले जाते हैं, जैसे कि पेड़ों पर, जमीन पर और पानी में। अधिकतर पंछियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। पंछी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों को एक साथ देख सकते हैं, यानी उन पर नज़र डाल लेते हैं। जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं अपनी नज़र को तो उनका देखने का जो दायरा होता है वो बढ़ जाता है और जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तो इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती हैं। ज़्यादातर पंछियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती है, वह अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। पंछियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और उन्हें गर्माहट भी देते हैं। उनके नए पंख आते रहते हैं और पुराने पंख झड़ते रहते हैं। कुछ पंछी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़ और ज़मीन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरी तरह की आवाज़ें निकालते हैं। पंछियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन इनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं जो पंखों से ढके हुए होते हैं। पंछी इन्हीं की मदद से सुनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं हाथी यानी एलिफेंट के बारे में। तो हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करते हैं। 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम का होता है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करते हैं, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही हाथी सोता है और हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं हाथी के झुंड के बारे में। तो झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। अब हम बात करते हैं स्लॉथ के बारे में। तो स्लॉथ भालू जैसा दिखता है, पर ये भालू से अलग होते हैं। ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटककर आराम से सोते रहते हैं। ये सप्ताह में एक बार सोच के लिए पेड़ों से नीचे उतरते हैं। जिस पेड़ में रहते हैं उसी के पत्ते खा कर के ये अपना पेट भरते हैं। 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में ये सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अब हम बात करते हैं बाघ के बारे में। तो बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को आसानी से भांप लेती हैं।
जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है और इससे वो अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेते हैं। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है। दूसरा बाघ इस गंध को तुरंत पहचान लेता है। नेक्स्ट पॉइंट अब है आपका, बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलते रहते हैं। बाघ का घुर्राना 3 किलोमीटर दूर से सुना जा सकता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ के अंतर को तुरंत भांप लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं स्नेक यानी सांप के बारे में। तो हमारे देश में केवल 4 तरह के ही जहरीले सांप होते हैं, जिनके नाम हैं नाग, करेंत, दोबोइया तथा अफाई। जब सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नाम की दवाई दी जाती है। सांप के जहर से ही ये दवा बनाई जाती है। सांप के दांत नुकीले होते हैं, लेकिन वह अपने शिकार को चबाकर नहीं बल्कि ये पूरा निगल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मगरमच्छ के छोटे छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से ये दिखाई नहीं देते। छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं। मछलियाँ खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली की तरंगों के माध्यम से देती हैं। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ निकालती है और एक दूसरे से बात करती हैं। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिस जाते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं, जो मांस को फाड़ने और काटने के काम में आते हैं। गाय गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए होते हैं और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं, जो घास को चबाने के काम में आते हैं। जानवर जानवरों की खाल पर जो डिजाइन होते हैं वह उनके बालों के रंग के कारण होते हैं। दिन में जागने वाले जानवर आमतौर पर कुछ रंग ही देख पाते हैं और रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली रंग में देख सकते हैं। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे कि छिपकली। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने के कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। स्तनधारियों की विशेषताओं में इनके शरीर पर बाल का पाया जाना और कान के मध्य भाग में 3 अस्थियां मेलियन, इनकस और स्टेप्स का पाया जाना प्रमुख होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, घास का पौधा जितना जमीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज़्यादा जमीन के अंदर फैला हुआ होता है। घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं। इन्हें खुरपी से खोद कर ही निकाला जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं बरगद के बारे में। तो बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ों तक होती है। ये टहनियों से निकलती है और आगे बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। यह जड़ें मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती रहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रेगिस्तानी ओक के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पेड़ पाया जाता है, जिसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है और इसकी पत्तियां बहुत कम होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट अब हम बात करते हैं, इसकी जड़ें ज़मीन के अंदर 250 से 300 फीट तक जाती हैं, जब तक पानी तक ना पहुंच जाए। यह पानी पेड़ के तनों में जमा होता रहता है। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता या पानी की कमी पड़ जाती है तो वहाँ के लोग तने के अंदर पतला सा पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। अब हम बात करते हैं निपेंथिस पौधे के बारे में। तो निपेंथिस नामक पौधा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। यह पौधा कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करता है। यह पौधा लंबे घड़े जैसा दिखता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है और इसमें से खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े उसके अंदर फंस जाते हैं। निपेंथिस पौधे को घटपड़ी पौधा भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बीज यानी सीड्स के बारे में। तो बीज को प्राचीन समय में सूखी लौकी में रखकर उस पर मिट्टी का लेप कर देते थे और नीम की पत्तियां इन्हें कीड़ों से बचाती थीं। नाशपाती, भिंडी, करेला, टमाटर, चीकू आदि में ये बीज होता है। मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। नेक्स्ट पॉइंट है फसल के बारे में। तो फसल एक ही प्रकार की फसल उगाने से और कई केमिकल्स का यूज करने से ज़मीन बंजर हो जाती है। क्रोटोन पौधे
तो क्रोटन पौधे ज़मीन के बारे में उसकी दिशा को बताते हैं, यानी सिग्नल दे देते हैं। क्रोटन पौधे की जड़ ज़मीन के ज़्यादा गहरी नहीं जाती। जब मिट्टी सूखने लगती है तो इस पौधे की पत्तियां सूखने लगती हैं और झड़ने लगती हैं, जिससे मिट्टी का पता चल जाता है कि मिट्टी सूख रही है। तो यह एक प्रकार का सिग्नल होता है। जड़ें पौधों को सहारा देती हैं, जल तथा खनिजों को अवशोषित करती हैं और ह्यूमस उपलब्ध करवाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं सब्जियां। अधिकतर सब्जियां पौधों के फूल होती हैं और कुछ सब्जियां पौधों का फल भी होती हैं। हरी मिर्च, टमाटर, आलू आया है आपका साउथ अमेरिका से। गोभी और मटर आपका यूरोप से आए हैं। कॉफ़ी बीन्स और भिंडी अफ्रीका से आए हैं। सोयाबीन आपकी चीन से आई हुई है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं केंचुआ के बारे में। तो केंचुआ ज़मीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं। झूम खेती के बारे में। तो इस जगह जो बांस या जंगल उग जाता है उसे उखाड़ते नहीं हैं, बस गिरा करके जला देते हैं। यह राख जमीन में खाद का काम करती है और जमीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ न जलें, जंगलों को नुकसान न पहुंचे, इसका भी ध्यान रखा जाता है। फिर इस ज़मीन में खेती की बारी आती है तो ज़मीन को जोता नहीं जाता, मिट्टी को हल्के से हिला करके बीज छिड़क देते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे कि मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल बोए जाते हैं। फसल को फसल के समय भी अनचाही घास और पौधे को उखाड़ते नहीं हैं, उन्हें गिरा देते हैं ताकि वे ज़मीन की मिट्टी में मिल जाएं। इससे भी ज़मीन उपजाऊ बनती है। मुख्य फसल चावल की यहाँ पर होती है। फसल पकने पर गांव में सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाता है और चेराव नाच भी करते हैं। इस नाच में ज़मीन पर बांस की डंडी लेकर दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर डंडियों को ज़मीन पर पीटते हैं। डंडियों के बीच लोग कतार में खड़े होकर के कूदते और नाचते रहते हैं। स्थानांतरित जो खेती या झूम खेती आपकी उत्तर पूर्वी पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है। इसे जनजातीय कृषि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है झूम खेती मिजोरम में होती है। मिजोरम की मुख्य फसल चावल है। मिजोरम में 3/4 लोग जंगल में रहते हैं। यहाँ खेती की लॉटरी निकाली जाती है। ज़मीन को साझा मानकर सभी लोगों को बारी बारी उस ज़मीन पर खेती करने का अवसर मिलता है। मिजोरम में मिजो भाषा बोली जाती है। मिजोरम में बांस के बर्तन बनाए जाते हैं। जिस मैदान में एक टीन बीज बोए जाते हैं उसे एक टीन ज़मीन बोलते हैं। कुड़ुक झारखंड की एक आदिवासी जनजाति है। कुड़ुक भाषा में जंगल को तोरंग कहते हैं। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में स्थानीय खेती करने का रिवाज है। बेलवन का गांव कर्नाटक में है। जुलाई के महीने में प्याज उगाने का काम शुरू हो जाता है। खूंटी की मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया जाता है। समय पर प्याज न काटी जाए तो वह जमीन के अंदर ही सड़ जाती है। खरपतवार कुछ पौधे बिना बोए खेतों में अपने आप उग जाते हैं, जिन्हें खरपतवार कहते हैं। इन्हें निकालना जरूरी होता है, नहीं निकालेंगे तो सारा खाद पानी ये ही ले लेते हैं और ज़मीन कम उपजाऊ बनती है। होलगुंडी गांव कर्नाटक में है। बच्चों की पंचायत भीमा संघ होलगुंडी गांव में है। कर्नाटक की भाषा कन्नड़ है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट उधियूं के बारे में। तो सर्दियों में खेत में ही ताज़ी सब्जियों को मसालों के साथ एक मटके में भरते हैं और उसको सीलबंद कर देते हैं। कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता है। इस पकी सब्जी को कहते हैं उधियूं। गुजराती में उधियूं का मतलब होता है उल्टा। तो उधियूं के साथ मिट्टी के चूल्हे में पकी बाजरे की रोटियों को खाया जाता है। साथ में मक्खन, दही और छाछ भी ली जाती है। गांधीधाम स्टेशन गुजरात में है। गुजरात के प्रमुख खाद्य पदार्थ हैं ढोकला, चटनी और नींबू वाले चावल तथा मिठाई। बनगांव यानी बनबनका आपका गुजरात में है। गांधीधाम अहमदाबाद में है। वलसाड़ गुजरात में है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं दांडी यात्रा के बारे में। तो गांधी जी का कहना था जो चीज़ें हमें कुदरत ने दी हैं उन्हें बनाने पर बंदिश कैसी। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तक एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेगर मेंडल के बारे में। तो ग्रेगर मेंडल का जन्म एक गरीब किसान परिवार में 1822 में हुआ था। इन्होंने 7 साल तक मठ में एक बगीचे में 28,000 पौधों पर बारीकी से कई प्रयोग किए और ढेरों आंकड़े इकट्ठे किए। मटर के पौधे कुछ
गुड़ी होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं, जैसे बीज या तो मुलायम होगा या फिर खुरदरा होगा, और इनसे निकली अगली पीढ़ी के बीजों में बीज या तो मुलायम होंगे या फिर खुरदरे। बीज का रास्ता कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं जंगल के बारे में। तो जंगल अधिकार कानून 2007, जो लोग 25 सालों से जंगलों में एक साथ एक जगह रह रहे हैं, तो उन्हें यहाँ का कानून अधिकार देता है कि वह इस जगह पर जो चाहे वो उगा सकते हैं, उन्हें हटाया नहीं जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं जंगल का संरक्षण वहाँ की ग्राम सभा करती है। खानों की खुदाई और बांधों का निर्माण करने से जंगल खत्म होते जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं एकल परिवार के बारे में। तो एकल परिवार में माँ बाप और उनके बच्चे रहते हैं, जबकि संयुक्त परिवार में दादा दादी, चाचा बुआ, माँ बाप और बच्चे होते हैं, या नाना नानी, मामा मामी, मौसी, माँ बाप और बच्चे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं बछेंद्री पाल के बारे में। तो बछेंद्री पाल भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला थीं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की। बछेंद्री पाल बचपन में एक पिकनिक में गई थी, जहां वे 4000 मीटर ऊंची चोटी पर चढ़ गई थी। तब से ये कुल 12 वर्ष की थीं। ये उत्तराखंड में गढ़वाल एरिया में नाकुरी गांव में बड़ी हुई। इन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से अपनी ट्रेनिंग ली। इनके गाइडर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। 1984 में माउंट एवरेस्ट पे जाने के लिए टीम मेंबर बनी। 23 मई को दोपहर के 1:07 पर अपना पहला कदम 8848 मीटर, लगभग 8900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा। इनके साथ एक और मेंबर भी गई थी। ये एक साथ कदम नहीं रख पाए क्योंकि वहाँ जगह नहीं थी, तो पहले इन्होंने अपना कदम रखा। उसके बाद इन्होंने अपना सिर झुकाया और झंडा फहराया और तस्वीरें ली। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहते हैं। अब हम बात करते हैं कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। ये एक वेट लिफ्टर हैं, आंध्र प्रदेश की ये रहने वाली हैं। ये 130 किलोग्राम तक का वजन उठा लेती हैं। भारत के बाहर इन्होंने 29 मेडल जीते हैं और इनके पिताजी पुलिस में हवलदार थे। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं सुनीता विलियम्स के बारे में। तो सुनीता विलियम्स 360 किलोमीटर दूर स्पेस में गई थी। सुनीता विलियम्स ने 6 महीने से ज़्यादा अंतरिक्ष में समय बिताया। वे सबसे लंबे समय तक स्पेस में रहने वाली महिला थीं। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं सुनीता विलियम्स के एक्सपीरियंस स्पेस। तो वहाँ एक जगह बैठ नहीं पाते थे, एक जगह से दूसरी जगह तैरते या फ्लोट करते रहते थे। पानी भी नहीं रुकता था, बुलबुले बन के पानी फ्लोट करता था। चेहरे या हाथ धोने के लिए बबल पकड़ना पड़ता था और कागज़ गीला करना पड़ता था। वहाँ कंघी करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि बाल हमेशा खड़े रहते थे। वहाँ टहल नहीं सकते थे और फ्लोट करने की आदत हो गई थी। एक जगह पर रुकने के लिए खुद को बांधना पड़ता था। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। वे चांद पर 1969 में गए थे। भारत अर्जेंटीना के विपरीत देशांतर पर है, इसीलिए भारत के लोगों से सापेक्ष उल्टे हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं अल-बिरूनी के बारे में। तो अल-बिरूनी ये 1000 से भी ज़्यादा साल पहले एक यात्री भारत में आए हुए थे। इनका नाम था अल-बिरूनी। अल-बिरूनी जिस देश से आए हुए थे उसका नाम है उज़्बेकिस्तान, यानी अल-बिरूनी उज़्बेकिस्तान से भारत में आए हुए थे। अल-बिरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीज़ों और जगहों को देखा और इनके बारे में लिखा, ख़ास तौर से वे जो उन्हें अपने देश से अलग लगीं। अल-बिरूनी उस समय के तालाबों के बारे में लिखते हैं कि यहाँ के लोग तालाब बनाने में तो माहिर हैं, अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों और लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियाँ, इनकी लंबी कतारें होती हैं। लोगों के उतरने चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते हैं। यहाँ कभी भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती है। आज इतिहास पढ़ने वाले लोगों को अल-बिरूनी की किताबों से उस ज़माने के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं चमकता सितारा यानी गर्ल स्टार के बारे में। तो सूर्यमणि एक चमकता सितारा गर्ल स्टार हैं। चमकते सितारे उन साधारण गर्ल्स की असाधारण कहानियाँ हैं जिन्होंने स्कूल जाकर के अपनी ज़िंदगी को बदला। सूर्यमणि चाहती थी कि
लोग त्योहारों पर अपने गीत गानों को गाएं, उन्हें भूलें ना और अपने पहनावे को चाव से पहने। जड़ी बूटियों की समझ और बांस की चीज़ें बनाने की कला बच्चों में होती है, इन्हें भी बच्चे सीखें। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, अपनी स्कूल की भाषा तो सीखें ही, अपनी कुड़ुक भाषा का रिश्ता भी उससे जोड़ें। यह सब तोरंग केंद्र में होता है। तोरंग में कुड़ुक समाज और अन्य आदिवासियों की खास किताबों को संभाल कर रखा गया है। गाने बजाने की कई चीज़ें जैसे कि बांसुरी और तरह तरह के ढोल भी हैं। सूरमणि 21 साल की थीं जब उनसे बांसुरी दीदी और कई लोगों की मदद से एक केंद्र खोला गया। उसने इस जगह का नाम रखा तोरंग। कुड़ुक भाषा में तोरंग का मतलब होता है जंगल। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम बात करते हैं केरल के बारे में। तो केरल में टेपियोका ज़मीन के नीचे उगाया जाता है। यह एक प्रकार का फल होता है जिसे केरल के लोग उबाल करके खाते हैं। वल्लम लकड़ी की बनी छोटी एक नाव होती है जो केरल में पाई जाती है। केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को बलियम्मा और नानी को अम्मूमा कहते हैं, चाचा को चिटप्पन और चाची को कुंजमा कहते हैं और पिता को अप्पा कहते हैं। केरल में एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए फेरी नाव का प्रयोग किया जाता है। केरल में एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए फेरी नाव का प्रयोग किया जाता है। केरल को मसालों का बगीचा भी कहते हैं। कथकली नृत्य केरल में होता है। यहाँ केले के फूलों से सब्जी बनाई जाती है। केरल में नारियल के पेड़ अधिक होते हैं। केरल का जो निकटवर्ती राज्य है तमिलनाडु और कर्नाटक है। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। गुजरात से केरल तक यात्रा के बीच में महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य पड़ते हैं। कोझिकोड आपका केरल में है। मल्लापुरम जिला केरल में है। गोवा से केरल तक रेल के रास्ते में 92 सुरंग और 2000 पुल पड़ते हैं। तमिलनाडु भारत के दक्षिण में है। इसके पड़ोसी राज्य केरल, कर्नाटक और तेलंगाना है। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम बात करते हैं असम के बारे में। तो असम में घर ज़मीन से 10 से 12 फीट ऊपर होते हैं। ऊंचाई में बनाने की वजह होती है क्योंकि यहाँ भारी बारिश होती है और यहाँ बांस से बनाए जाते घर और अंदर भी इनमें लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ बारिश बहुत अधिक होती है, कभी कभी घुटनों तक पानी भर जाता है। यहाँ बांस को गरीबों का टिम्बर कहते हैं। माघ बिहू 14 और 15 जनवरी असमिया कैलेंडर के 10वें महीने माघ की प्रथमा एवं द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। पहले दिन को उरुका कहते हैं। इस दिन अस्थायी शेड यानी छप्पर बनाते हैं जिसे भेलाघर कहते हैं और सामूहिक भोज का आयोजन किया जाता है। बोरा यानी असम में खाए जाने वाले चावलों को एक प्रकार की ये किस्म होती है चावलों की जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। बिहू त्योहार चावल की नई फसल कटने पर असम में मनाया जाता है। भेलाघर घास और बांस से बनाया जाता है। ताऊ कढ़ाई को आग पर रखकर उसमें पानी उबालेंगे और भीगे हुए चावलों से भरी हुई कढ़ाई उस पर रख देंगे तथा केले के पत्ते से ढक देंगे। थोड़ी देर बाद चेवा चावल बन कर के तैयार हो जाते हैं। औरतें पीले रंग के कपड़े पहनती हैं। लड़कियां रंग बिरंगी मेखला चादर पहनती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भात सुक्तो चावल और रसे वाली सब्जी को कहते हैं। अब हम बात करते हैं राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान में मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। घरों की दीवारें बहुत ही मोटी होती हैं और इन्हें लीप पोत करके सुंदर बनाया जाता है और इनकी छतें कटीली झाड़ियों से बनाते हैं। राजस्थान में टैंक को टका कहते हैं। यहाँ के लोग अपने आंगन में ज़मीन में गड्ढा खोदकर टैंक का निर्माण करते हैं और अपनी छतों का ढाल बनाते हैं जिससे कि बारिश का सारा पानी इन टैंकों में जा गिरे और बाद में इसे छान करके उपयोग में लाते हैं। यहाँ बारिश बहुत कम होती है। टेकला गांव 1600 मीटर ऊंचा है जो कि राजस्थान के झालरपतन में या झलवार में है। राजस्थान के जोधपुर में खेजड़ली गांव के लोग पेड़ों को कटने से बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ों से चिपक करके खड़े हो गए थे। आज 300 साल के बाद भी यहाँ के लोग जो बिश्नोई कहलाते हैं पेड़ों और जानवरों के प्रति जागरूक यानी संवेदनशील हैं और इनकी रक्षा भी करते हैं। यहाँ शिकार करना और पेड़ों को काटना वर्जित है। रेगिस्तान में होते हुए भी ये गांव इतना हरा भरा है कि जानवर बिना किसी डर के इधर से उधर घूमते रहते हैं। खेजड़ली गांव में खेजड़ी के पेड़ पाए जाते हैं। यह पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इसकी छाल दवा बनाने के काम में आती है। इसकी लकड़ी को कभी कीड़ा नहीं लगता है। इसकी फलियों से सब्जी बनती है। पत्तियों को वहाँ के रहने वाले जानवर खा लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बिहार। तो बिहार में मधुबनी नामक जिला है। यहाँ त्योहार एवं खुशी के मौके पर घर की दीवारों पर और आंगन में कई खास तरह के चित्र बनाए जाते हैं।
यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर के बनाए जाते हैं। इन रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। मधुबनी चित्रकला बहुत ही पुरानी है और इसका नाम इस जिले के नाम पर ही पड़ गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मनाली। तो मनाली में बारिश बहुत अधिक होती है और यहाँ पर बर्फ़ भी पड़ती है। यहाँ घर पत्थर और लकड़ी के बने हुए होते हैं जिनकी छतें ढालू होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उत्तर प्रदेश के बारे में। तो उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। यहाँ के फूलों से इत्र, गुलाब जल, केवड़ा तैयार किया जाता है। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बहुत बनाई जाती है। कथक उत्तर प्रदेश का नृत्य है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह है जहाँ पर फूल ही फूल होते हैं। यह फूलों की घाटी कहलाती है। कहीं झाड़ियों में लगे लाल फूल नज़र आते हैं तो कहीं पत्थरों के बीच में सफ़ेद फूल नज़र आते हैं। तो कहीं पत्थरों के बीच में पीले पीले फूलों के लंबे चौड़े कालीन जैसे मैदान भी हैं और कहीं कहीं अचानक घास के बीच छोटे छोटे तारों जैसे नीले फूल भी दिखाई देते हैं। इस घाटी में इतने सारे फूल साल में कुछ ही हफ्तों के लिए खिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं अबू धाबी के बारे में। तो यह देश रेगिस्तानी इलाके में है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। यहाँ पानी बहुत ही कीमती है क्योंकि यहाँ ना तो वर्षा होती है और ना ही नदियाँ, झील तथा तालाब हैं। यहाँ रेतीली ज़मीन के नीचे तेल होता है। यहाँ खजूर के पेड़ अधिक मात्रा में दिखाई देते हैं क्योंकि ये पेड़ रेगिस्तानी इलाके में पाए जाते हैं। अबू धाबी की करेंसी दिरहम है। अबू धाबी में रेत के पहाड़ या रेत के टीले पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं लद्दाख के बारे में। तो लद्दाख पहुंचने के लिए जम्मू कश्मीर पार करना पड़ता है। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान यानी कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं। लद्दाख में घर पत्थर के होते हैं जिनकी छत और फर्श लकड़ी की होती है। यहाँ कम बारिश होती है। यहाँ पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं। यहाँ 1 या 2 फ्लोर की बिल्डिंग होती है। घर पत्थरों का होता है, दीवार मिट्टी की और उस पर चूने की मोटी परत चढ़ी हुई होती है। लकड़ियों की सीढ़ी का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। मोटे पेड़ों का तना छत को मजबूत बनाने में मदद करता है। ग्राउंड फ्लोर में जानवरों को रखा जाता है। जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो खुद भी ग्राउंड फ्लोर में यहाँ पे रहने आ जाते हैं। ग्राउंड फ्लोर में विंडो नहीं होती है। गर्मी के मौसम में यह लोग फल सुखा लेते हैं और सर्दियों में इनका इस्तेमाल करते हैं। लद्दाख क्षेत्र भारत का सबसे ठंडा रेगिस्तान है। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित नहीं होते हैं क्योंकि वे अधिक ऊंचाई पर होते हैं और हिमालय की वृष्टि छाया में पड़ते हैं। लाल मिर्च, नारंगी कद्दू और सुनहरे पीले भुट्टे यहाँ पर मिलते हैं। श्रीनगर से लद्दाख जाते हुए कारगिल रास्ते में पड़ता है। यहाँ संकरे रास्ते होते हैं। पहाड़ी इलाकों में नॉयलाइन का टेंट इस्तेमाल किया जाता है। लद्दाख में जुले जुले का मतलब होता है वेलकम। ट्रॉली लकड़ी से बना हुआ झूला होता है। इसका इस्तेमाल लद्दाख में नदी को पार करने के लिए किया जाता है। स्किटपो पुल लद्दाख का एक गांव है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं चंगथंग के बारे में। तो चंगथंग पश्चिमी और उत्तरी तिब्बत में एक ऊंचा पठार है। यह 5000 मीटर ऊंचाई पर स्थित है जो कुछ हद तक भारत के लद्दाख क्षेत्र के दक्षिण पूर्व में भी फैला हुआ है। यहाँ एक भी पेट्रोल पंप नहीं है। यहाँ चांगपा नाम की एक प्रजाति है जिसकी आबादी कुल 5000 लोगों से निर्मित है। यह हमेशा अपनी भेड़ बकरी के साथ घूमते रहते हैं। चांगपा के लोग अपने टेंट को रोबे कहते हैं। यहाँ सर्दियों में 70 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा चलती है। चांगपा की भाषा में चांगथंग का मतलब ऐसी जगह से है जहाँ कम लोग रहते हैं। रेबो अर्थात टेंट के पास एक जगह होती है जिसे ये लोग लेखा बोलते हैं, जहाँ ये अपनी बकरी और भेड़ों को रखते हैं। लेखा की दीवारें पत्थरों की बनी हुई होती हैं। हर परिवार अपने जानवर पर एक विशेष प्रकार का चिन्ह बनाता है। औरतें और छोटी बच्चियां जानवरों को गिनकर चराने ले जाती हैं और फिर लौट करके उन्हें दोबारा से गिनती हैं। यह लोग बकरियों को ऊंचाई और ठंडी जगह पर चराने के लिए ले जाते हैं जिससे बकरियों के बाल घने और मुलायम होते रहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं विश्व प्रसिद्ध पश्मीना शॉल के बारे में। तो पश्मीना शॉल चांगपा लोगों के द्वारा पाली गई बकरियों के बालों से बनती है। जिन बकरियों से मुलायम पश्मीना ऊन मिलती है वह बहुत ऊंचाई पर लगभग 5000 मीटर ऊपर रहती हैं। ठंड में टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। बकरी के शरीर पर गर्म बालों का कोट बन जाता है। इनमें से कुछ बाल बकरियां गर्मियों में गिरा देती हैं जिनका प्रयोग पश्मीना शॉल बनाने में किया जाता है। इनका एक बाल इतना पतला होता है कि इनके 6 बाल हमारे एक बाल के बराबर होते हैं। यह शॉल हाथ से बनाए जाते हैं। लगभग 250 घंटों की बुनाई के बाद एक प्लेन शॉल
तैयार होता है। एक पश्मीना शॉल लगभग 6 स्वेटरों के जितना गर्म होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं श्रीनगर के बारे में। तो श्रीनगर में कुछ घर पहाड़ में, कुछ पानी में, कुछ ऊंचे पर्वतों पर और कुछ पत्थरों में, और इन पर लकड़ी के सुंदर डिजाइन बने होते हैं। हाउस बोट यह 80 फीट तक लंबे हो सकते हैं और 8 से 9 फीट तक चौड़ी। डोंगा ये नाव झेलम नदी में डल झील में मिलती है। इसके अंदर कई कमरे होते हैं और अंदर से यह एक घर की तरह लगती है। इन पर लकड़ियों के सुंदर डिजाइन बने हुए होते हैं, जो कि इस छत पर डिजाइन होता है तो उसे खत्म बंद कहते हैं। और कश्मीर के गांव में घर पत्थर से बनते हैं और ढलान वाली छतें होती हैं। कुछ पुराने घरों में विशेष प्रकार की खिड़कियां होती हैं जो दीवारों पर निकली हुई होती हैं। इन्हें डेप कहा जाता है। इनमें सुंदर डिजाइन बने हुए होते हैं। कुछ पुराने घर पत्थरों के बने हुए होते हैं और कुछ ईंट और लकड़ियों के भी होते हैं। दरवाजे और खिड़कियों में सुंदर मेहराब होते हैं। शिकारा नाव पर्यटकों को आकर्षित करती है। कश्मीर में सरसों के तेल में मछली को पका करके खाते हैं। गोवा में नारियल के तेल में खाते हैं। कहवा कश्मीर की एक खास किस्म की चाय होती है। उर्दू डोगरी कश्मीर की भाषा है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। तो पोचमपल्ली जिला आंध्र प्रदेश में है। अधिकतर जो लोग हैं बुनकर हैं, अतः इस बुनाई को पोचमपल्ली व कलमकारी के नाम से जाना जाता है। नलमड़ा आपका आंध्र प्रदेश में है। मुख्तारपुर गांव आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली जिले में है। आंध्र प्रदेश में लोगों का एक विशेष समूह कैंप लगाता है। इस कैंप के द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को दोबारा स्कूल भेजने में मदद की जाती है। आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं मुंबई के बारे में। तो मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है। दिल्ली से मुंबई जाने के लिए रास्ते में गुजरात, राजस्थान को पार करते हुए महाराष्ट्र में आना पड़ता है। दिल्ली से मुंबई 1400 किलोमीटर दूर है। विक्टोरिया टर्मिनल्स रेलवे स्टेशन मुंबई में है। पहली बार 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच में पहली रेलगाड़ी चली। नागपांडा और अफसाना मसूरी बास्केटबॉल टीम आपकी मुंबई में स्थित है। सोलापुर मुंबई में है। कप परेड मुंबई में है। बच्चू खान प्लेग्राउंड मुंबई में है, जिसका नाम मुस्तफ़ा खान कोच के नाम पर पड़ा। सहजन के फूलों के पकौड़े महाराष्ट्र में खाए जाते हैं। बरली एक पारंपरिक कला है जिसका प्रचलन महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र गुजरात सीमा पर सर्वाधिक देखने को ये मिलती है। गोलकुंडा फोर्ट आपका हैदराबाद में है। दीवार का एक भाग गोलाकार शेप में है जिसे बेसन्स या बुर्ज कहते हैं। गोलकुंडा की बाहरी दीवारों पर ऐसे 87 बुर्ज बने हुए हैं। कुतुब शाही सुल्तानों ने गोलकुंडा में 1518 से 1687 तक शासन किया। इससे पहले 1200 ईस्वी में गोलकुंडा किला मिट्टी का बना हुआ था। ऊंची और गोल दीवारें दूर तक देखने में मदद करती थीं, जिससे आक्रमण का पता चल जाता था। औरंगजेब यहाँ आक्रमण करने आया था पर असफल रहा। लगभग 8 महीने तक किले के बाहर अपनी सेना के साथ ये रहा। किले के चारों तरफ खाई थी, जिस वजह से आक्रमण नहीं कर पाया था। उस समय कांस्य यानी ब्रोंज की बंदूकें बनती थी। हजारों सालों से घुमंतु वर्ग कांस्य से चीजें बनाते आ रहे हैं। कांस्य तांबे और टिन की एक मिश्र धातु होती है। सुल्तान अबुल हसन संगीत और कुचिपुड़ी डांस का शौकीन था। अब हम बात करते हैं कुआं या बावड़ी के बारे में। तो कुएं के सूखने के प्रमुख कारण क्या थे? पानी को मोटर से निकाला जा रहा है, जिससे जमीन का पानी कम होता जा रहा है। झील कम हो रही है। यहाँ पर वर्षा का जो पानी होता है वो इकट्ठा होता है। और पेड़ और बर्फ पार्क के चारों ओर की जो मिट्टी होती है इसको सीमेंट से ढका जा रहा है, जिससे वर्षा का पानी जमीन तक नहीं पहुंचता है। सीढ़ीदार कुएं या बावड़ी जल भंडारण तथा संरक्षण की एक पारंपरिक व्यवस्था के साथ जल स्रोत के रूप में भी उपयोग में होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं घड़सी सर के बारे में। तो इसमें सर का मतलब होता है तालाब। इसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर के बनाया था। इसके दोनों तरफ पक्के घाट, सजे हुए बरामदे, कमरे और बड़े हॉल आदि होते हैं। मीलों तक फैले इस घड़सी सर में बारिश का पानी इकट्ठा होता था। तालाब इस तरह बनाया गया था कि जब वह पानी से भर जाता है तब बाकी पानी बहकर नीचे बने हुए तालाब में चला जाता है। जब वह भी लबालब भर जाता है तो पानी तीसरे तालाब में चला जाता है। इस तरह से 9 तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए होते थे। पूरे साल यानी पानी की कोई परेशानी यहाँ पर नहीं होती थी, पर आज घड़सीसर जैसे उजड़ सा गया है। 9 तालाबों के रास्ते में मकान और कॉलोनियाँ बन गई हैं। यहाँ इकट्ठा होने वाला पानी अब तालाब की तरफ न जा करके बेकार का बह जाता है। अब हम बात करते हैं मृत सागर के बारे में। वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर की दुनिया का सबसे
मृत सागर जो है दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इतना नमकीन है कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम यहाँ पर नमक पाया जाता है। मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे कि हम आराम से लेटे हों। जल में ऑक्सीजन की कमी के कारण मछलियां मर जाती हैं। पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका होता है पानी को उबालना। गंदा पानी पीने से दस्त और हैजा हो सकते हैं। दस्त या उल्टी से शरीर का पानी सारा बाहर निकल जाता है। लिंग हू फिन सांप के मांस से बनाया जाने वाला पकवान है जिसे हांगकांग में खाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं पेट्रोलियम के बारे में। तो पेट्रोलियम एक प्राकृतिक रूप से बनाया हुआ पदार्थ होता है, पर इसके बनने की जो गति होती है वो बहुत ही धीमी होती है। इसके बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। जमीन से निकलने वाला कच्चा तेल गहरे रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जिसमें गंध होती है। इसे रिफाइन किया जाता है। रिफाइन होने के बाद इससे मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल और वायुयान में प्रयोग होने वाला ऑयल, एलपीजी, मोम और कोलतार, ग्रीस आदि ये सब बनता है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं एनीमिया के बारे में। तो एनीमिया हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी के कारण होता है। यह शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभावित करता है। इससे बच्चे ठीक से पढ़ते नहीं हैं और उनका एनर्जी लेवल जो होता है वो बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि पढ़ाई में इससे ध्यान भी नहीं रह पाता। मलेरिया की बात करते हैं। तो मलेरिया बुखार में कपकपी और ठंड लगती है। रोनाल्डो रॉस ने सबसे पहले बताया कि मलेरिया मच्छरों के काटने के कारण होता है। ये भारतीय मूल के थे। मलेरिया को दूर करने की दवाई सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। लोहा, तो गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियों में ये मिलता है। भूख लगने का पता मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस के कारण पता चलता है। जीभ पर 4 तरह की 900 ग्रंथियां होती हैं। चबाकर खाने से टाइलिन निकलकर स्टार्च का माल्टोज शुगर में बदल देता है, जिससे भोजन मीठा लगने लगता है। पकाने के तरीके होते हैं भूनकर, उबालकर, तलकर और सेककर। हमारे पेट का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस होता है और पेट में पाए जाने वाले रस अम्लीय होते हैं और ये भोजन को पचाने में सहायता करता है। अचार रखने के लिए कांच के जार को और बोतल को अच्छे से सुखाया जाता है ताकि नमी उसमें ना रह जाए, अदरवाइज अचार खराब भी हो सकता है। जब दस्त लगते हैं या उल्टियाँ होती हैं तो हमारे शरीर से बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है। यह शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है, इसीलिए ज़रूरी है कि शरीर में पानी की कमी पूरी हो जाए। जब उल्टियाँ या दस्त हों तब तक थोड़ी थोड़ी देर में पानी को पीते रहना चाहिए। पानी में शक्कर और नमक भी मिला लेना चाहिए। बहुत छोटे छोटे बच्चों को माँ का दूध पिलाते रहना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। बीमारी रोकने के लिए दवाइयाँ जो घरेलू भी हो सकती हैं इन्हें भी ले लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं ब्रेल लिपि के बारे में। तो एक मोटे कागज़ पर एक नुकीली चीज़ से 6 बिंदुओं को उभारा जाता है। फिर उभरे हुए बिंदुओं पर उंगलियों के सहारे इन्हें स्पर्श करते हुए पढ़ा जाता है। यह ब्रेल लिपि कहलाती है। लुइस ब्रेल फ्रांस के निवासी थे। 3 साल की उम्र में अपने पिता के औजारों से खेलते हुए इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। पढ़ाई में बहुत रुचि होने के कारण यह पढ़ने और लिखने के विभिन्न तरीकों को सोचने लगे और फिर एक तरीका निकाला। बाद में लुइस स्क्रिप्ट के नाम से इस तरीके को जाना गया। यह स्क्रिप्ट 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। अब यह कंप्यूटर के प्रयोग से भी लिखी जा सकती है। अब हम बात करते हैं नेशनल पार्क के बारे में। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में और यहाँ हाथी और चीते पाए जाते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम में है। यह एक सींग वाले गैंडे के लिए मशहूर है और यहाँ हाथी और चीते भी पाए जाते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क कर्नाटक में है। यहाँ हाथी और चीता पाए जाते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमेश लेह जम्मू कश्मीर में है। सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क साउथ बटन आपका अंडमान निकोबार में है। देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ जो कि आपका मणिपुर में है। देश का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है। कोंकणी गोवा की भाषा है। पर पैर की हड्डी टूटने पर 6 सप्ताह का प्लास्टर चढ़ता है। सबसे ज़्यादा चावल उड़ीसा के कालाहांडी जिले में उगाया जाता है। डेरा गाजी खान पाकिस्तान में, सोहना गांव हरियाणा में है। सोहना से दिल्ली जाते हुए गुड़गांव रास्ते में पड़ता है। गिजूभाई बधेका गुजरात में रहते थे। वे बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से, कहानियाँ और पत्र लिखा करते थे। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं ट्रॉली के बारे में। तो यह लकड़ी से बना एक झूला होता है। यह लोहे की रस्सी पर टंगा हुआ होता है जो पुली की मदद से इसी रस्सी पर सरकता है। 4-5 बच्चे इसमें एक साथ बैठ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं ऊँट गाड़ी के बारे में। तो राजस्थान में एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए ऊँट गाड़ी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है जुगाड़। तो जुगाड़ ये आगे से मोटर बाइक की तरह दिखता है और पीछे से लकड़ी के फट्टों से बना हुआ होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बैलगाड़ी। ये मैदानी इलाकों के गाँव में प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है समुद्र तट।
भारत का पश्चिमी तट अरब सागर के रूप में जाना जाता है, जिसके किनारे महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरल तथा गोवा राज्य स्थित हैं। भारत का पूर्वी तट बंगाल की खाड़ी के रूप में जाना जाता है, जिसके किनारे पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा राज्य स्थित हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं गैस के बारे में। तो द्रव से गैस परिवर्तन होने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया उस समय सबसे धीमी होती है जब सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होती है। जब सतह क्षेत्र बड़ा होता है तो तापमान कम या अधिक होने की स्थिति में भी वाष्पीकरण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन आदि ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। ये गैसें जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होती हैं और इनसे विश्व में गर्मी बढ़ रही है। भारत में क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर रोक लगा दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं सांप के बारे में। तो सांप सरीसृप प्रजाति का जीव है। ऐसे जीव जो खिसक कर के चलते हैं सरीसृप कहलाते हैं। इसकी औसत आयु 10 से 12 साल होती है। 8 वर्ष तक नर सांप के शरीर पर बाल आ जाते हैं और इनके 2 खोखले दांत होते हैं। अपने दांत का प्रयोग एक दूसरे तक जहर पहुंचाने के लिए करते हैं और ये अपने दांत का प्रयोग दूसरों तक जहर पहुंचाने में करते हैं। इनके कान नहीं पाए जाते। ये कंपन को महसूस करते हैं। ध्वनि के प्रति ये प्रतिक्रिया देता है। सर्वाधिक कंपन शरीर की निचली त्वचा पर होता है, जो जमीन से सटा हुआ भाग होता है। सांप की रंगोली को नागगुम्फन कहते हैं। सौराष्ट्र आपका गुजरात में है। सांप पर नियंत्रण कैसे किया जाता है? तो सांप पर नियंत्रण बीन के माध्यम से किया जाता है, जो कि सूखी लौकी से निर्मित होता है। सांप के काटने की दवा सांप के जहर से निर्मित होती है, जिसका नाम है सीरम। दांत तो इनके पाए जाते हैं, लेकिन ये अपने भोजन को निगल करके करते हैं, चबा करके नहीं करते। सांप के भोजन पाचन में ये सहायक होता है। तो सांप के भोजन पाचन में सहायक होता है आपका तापमान। भारत में 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं, जिनके नाम है नाग, करेंत, अफाई और दुवैया। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं नाग के बारे में। तो नाग भारत का पहला जहरीला सांप है, जिसे हम किंग कोबरा भी कहते हैं। भारत का सबसे जहरीला सांप सांप की एकमात्र प्रजाति जो बच्चे को पालने के लिए घोंसले की व्यवस्था करती है, वो है आपका नाग। तो जन्म देने के पश्चात अपने बच्चे को खा जाती है, वो है नाग। तो इसके काटने के पश्चात शरीर में जल की कमी होने लगती है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं करेंत के बारे में। तो रेगिस्तानी सांप के जो है रेगिस्तानी सांप को हम करेंत के नाम से जानते हैं। इसकी जिह्वा पतली होती है, जिसके काटने पर पता नहीं चलता और व्यक्ति छटपटा के मर जाता है। सर्वाधिक करेंत आपके राजस्थान, महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं अफाई के बारे में। तो ये पर्यावरण के रंग का होता है। पूरे भारत में पाया जाने वाला सांप होता है ये, और इसे साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है। अफाई से सामना केवल रात में ही होता है, इसीलिए इनको रात्रिचर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं दुवैया के बारे में। तो इसे 2 मुँहा सांप कहा जाता है। सबसे कम समय में इसे मृत्यु हो जाती है। काटकर पलटने वाला जीव कहलाता है। काटने पर सर्वाधिक ऐंठन होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कालबेलिया या नागिन डांस। तो ये सर्वाधिक राजस्थान और गुजरात में होता है। नागगुम्फन सांपों की एक रंगोली, जो कि गुजरात में होती है। नेक्स्ट पॉइंट है केंचुआ। तो केंचुआ की औसत आयु 8 वर्ष है। औसत लंबाई 14 इंच है। किसानों का मित्र, जो कि मिट्टी को भुरभुरा बनाता है। इसके मिट्टी में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ जाता है, मृदा उपजाऊ बनती है। अपघटक श्रेणी खरपतवार नष्ट करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका सामान्य रंग जो होता है भूरा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है डॉल्फिन के बारे में। तो यह एक जलीय जीव है। सबसे बुद्धिमान जलीय जीव इसे कहा जाता है। अलग अलग भाषा बोलने वाले जलीय जीवों की श्रेणी में ये आता है। मनुष्यों से दोस्ती करने वाले जलीय जीव कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव इसे कहा जाता है। अंधी डॉल्फिन सूसू के नाम से इसे जाना जाता है। भारत में गंगा नदी में प्रयागराज से हल्दिया के मध्य में ये पाए जाते हैं। कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य आपका बिहार वाराणसी संरक्षण है इसका, कछुआ डॉल्फिन का। ब्लू व्हेल, अब हम बात करते हैं ब्लू व्हेल के बारे में। तो पृथ्वी का सबसे भारी जीव, सबसे घातक जलीय शिकारी। औसत आयु इसकी 90 वर्ष। फेफड़ों द्वारा श्वास लेती हैं और समुद्र में सबसे ज़्यादा शिकार करती हैं। यह सर्वाधिक संख्या में या प्रशांत महासागर में पाई जाती हैं। इनके शरीर पर कुछ चिपका हुआ होता है, जिसे बर्नाल्ट के नाम से जाना जाता है, और इसके शिकार से भोजन ये प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं मकड़ी के बारे में। तो कीट वर्ग का अपवाद है। इसके 8 पैर होते हैं। सामान्य कीट के 6 पैर होते हैं। सामाजिक जीव नहीं मानी जाती है, क्योंकि ये गंदगी फैलाती है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सर्वाधिक जीवों में मकड़ी तीसरे स्थान पर है। प्रजनन के पश्चात यह अपने नर को जान से मार देती है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं रेशम का कीड़ा। तो ये अपनी मादा को उसके गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। शहतूत के पेड़ों पर यह पाला जाता है। उत्पादन इसका सेरीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मधुमक्खियाँ, यानी अनीता की मधुमक्खियाँ। तो छत्ता
इसका बी हाइव कहलाता है। फूलों में परागण में सर्वाधिक सहायक होती हैं मधुमक्खी, इनसे शहद और ये प्राप्त करती हैं शहद। छत्ते में कई प्रकार की मधुमक्खियां पाई जाती हैं। रानी मक्खी अंडे देती है। सिपाही मक्खी छत्ते के समीप पैरा देती है। भारत में सर्वाधिक शहद उत्पादन बिहार में होता है। इसका सही समय अक्टूबर से दिसंबर अंडा देने का होता है। कभी खराब ना होने वाला भोजन है शहद। चींटियाँ तो ये अपने पीछे कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिससे कि अन्य चींटियाँ लाइन बनाती हैं। कुछ चींटियाँ अपघटक की श्रेणी में आती हैं। अपघटक श्रेणी में होती हैं छोटी लाल चींटियाँ। तो दीमक, अब हम बात करते हैं दीमक के बारे में। सबसे बेहतर सेलुलोज बनाने वाले जीव होते हैं, शुद्ध अपघटक होते हैं। अपना भोजन मृत सूखी लकड़ी और भोजन को बनाते हैं। अब हम बात करते हैं ततैया और भौरा के बारे में। तो ये समूह में रहने वाले जीव होते हैं। मधुमक्खी के अलावा छत्ता बनाने वाले जीवों की श्रेणी में आते हैं ततैया और भौरा। तो फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी कैसी लगी, ये सब आप हमें कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।